सबसे पहले आपके पास आ रहा है भी डेलीगेशन। पहले तो बात कर जो इन्होंने बताया भी, आपके पास डेलीगेशन अथॉरिटी और पावर। किसी भी कंपनीज की अथॉरिटीज या पावर जो है करेंसी का काम ही करती हैं। अगर किसी कंपनी में अथॉरिटीज पावर्स नहीं होंगी या डेलीगेशन नहीं होगा तो कोई भी कंपनी जो अपनी सक्सेसफुल लाइफ में नहीं आ सकती। मीन्स अपना बिजनेस एक्सपेंड करना है, जब बिजनेस को प्रॉपर तरीके से जब ऑब्जेक्टिव अचीव करने हैं तो कंपनी में ये तीनों चीजें होनी चाहिए। उनमें सबसे पहले बात करते हैं डेलीगेशन की। डेलीगेशन का मतलब कभी भी ये नहीं होता भी किसी भी एम्प्लॉय को बोलो भी ये काम कर दे या कुछ करके दे दे। डेलीगेशन का मतलब होता है भी असाइनिंग टू जॉब्स। हर एक बंदे को क्या है उनकी जॉब्स के ऊपर असाइन करना। ये हर एक कंपनी के लिए, हर एक बिजनेस के लिए या फिर हर एक मैनेजमेंट के लिए या फिर कोई मैनेजर के लिए बिजनेस में जरूरी है, डेलीगेशन होना जरूरी है। असाइनिंग टू जॉब्स का मतलब होता है कि उनकी स्किल्स के अकॉर्डिंग असाइन करना। जैसे इन्होंने बताया भी है, देखिए आपके सेकंड लाइन में, डेलीगेशन इज नॉट जस्ट टेलिंग एन एम्प्लॉय टू आंसर ए कॉल और फिल द अदर पेपर वर्क फ्रॉम ए मैनेजर्स। मैनेजर कहता है किसी पर्सन को डेलीगेशन में ये नहीं बोल सकता कि आप ये पेपर भर के हमें दे दीजिए या ये काम कर दीजिए। ये असाइनिंग नहीं या डेलीगेशन नहीं होती। डेलीगेशन का मतलब होता है असाइनिंग चैलेंजिंग जॉब्स। हर एक बंदे को जो है चैलेंजिंग जॉब्स देना। मीन्स एज पर चैलेंज वो बंदा वो काम कर सकता है। मीन्स जो उसको स्किल्स होंगे उसके अकॉर्डिंग। डेलीगेशन इज द प्रोसेस विच द मैनेजर असाइंस ए पोर्शन ऑफ हिज टोटल वर्कलोड टू द अदर्स। डेलीगेशन एक प्रोसेस होता है जहां पे मैनेजर जो अपने वर्कलोड को अदर के ऊपर डालते हैं। मीन्स वो उस स्किलफुल पर्सन को ही देंगे जिसको नॉलेज होगी। डेलीगेशन इज नेसेसरी बिकॉज मैनेजर्स हैव लिमिटेड वर्कलोड कैपेसिटी। मैनेजर्स के ऊपर क्या है, लिमिटेड वर्कलोड कैपेसिटी होती है। मैनेजर्स बोले भी सारा काम वो कर लेंगे, सारा काम वो खुद नहीं कर सकते। मैनेजर्स नीड टू बी फ्री हायर लेवल टास्क। मैनेजर्स को हायर लेवल टास्क के लिए फ्री होना होता है क्योंकि उनको बहुत सारे काम करते हैं। बोले भी सारे काम खुद मैनेजर कर लेगा, नहीं कर सकता। डेलीगेशन कैन इनहांस एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन, फ्लेक्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिवनेस टू दी कस्टमर। डेलीगेशन से क्या होगा, एक तो एम्प्लॉयज की रिस्पॉन्सिबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, प्लस जो कंपनी में बंदे काम करने आएंगे उनकी सेटिस्फेक्शन लेवल भी इंक्रीज हो जाता है कि उनको ये होता है कि हमें हमारी स्किल के अकॉर्डिंग जॉब मिल गई है। फिर वो कस्टमर के प्रति रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं क्योंकि कस्टमर को कैसे सर्विसेज देनी है तो उनको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पता होती है। ये नहीं होता कुछ कंपनी मान लो ट्रेडिंग का बिजनेस कर रहे हैं उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो जाती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी होती है कि हमने क्वालिटी वाले प्रोडक्ट उनको बना के देने, तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। फिर आपके पास है फीचर्स ऑफ डेलीगेशन। जो हम डेलीगेशन करते हैं, फीचर ऑफ डेलीगेशन। डेलीगेशन में सबसे पहला फीचर्स है एक कोऑपरेटिव रिलेशनशिप। डेलीगेशन से क्या करना पड़ता है, हमारी कंपनी में कोऑपरेटिव रिलेशनशिप बन जाता है। कोऑपरेटिव रिलेशनशिप का मतलब एक दूसरे से बंदे मिलकर काम करना स्टार्ट कर देते हैं। कई बार बंदे एक दूसरे को पसंद नहीं करते। मान लो मैंने अपनी ड्यूटी असाइन किसी को कर दी तो बंदे को हाँ लगना कि दूसरा बंदा हमारे लिए बेस्ट कर रहा है, तो एक कोऑपरेटिव बिहेवियर ऑटोमोटिव कंपनी में निकल के आता है। हर एक मैनेजर जो अपने काम का वर्कलोड जो है डेलीगेट जरूर करता है। उसके बाद सेकंड में लिखा है एक्ट ऑफ म्यूचुअल रिलायंस। दूसरे पर्सन के ऊपर अपनी सहमति से हम निर्भर हो जाते हैं, उसको हम बोलते हैं एक्ट ऑफ म्यूचुअल। म्यूचुअल का मतलब आपसी सहमति, अलायंस का मतलब होता है निर्भर होना। तो जब हम डेलीगेशन करेंगे तो हम दूसरे पर्सन के ऊपर अपनी सहमति से निर्भर भी हो जाते हैं। फिर एक बंदे को लगता है कि हाँ दूसरा बंदा मेरे साथ मिलकर काम कर रहा है तो हमें काम करना ही पड़ेगा, क्योंकि जब तक डिपेंडेंसी लेवल कंपनी में नहीं आता तो काम का प्रॉपर तरीके से नहीं चलता। मैंने जैसे बोला प्रोडक्शन हो रही है तो सभी पर्सन को एक काम नहीं दिया जाता। एक प्रोडक्शन लाइन में क्या होगा, स्टार्टिंग वाले बंदे कुछ और बना रहे होंगे, उनका आगे वाला काम दूसरे बंदे करते हैं, वैसे ही काम चलता रहता है। तो डिपेंडेंसी लेवल या फिर म्यूचुअल अलायंस होना उसमें जरूरी है। फ्रीडम ऑफ थॉट एंड एक्शन। जब किसी पर्सन को डेलीगेशन के हिसाब से जॉब्स मिल जाती हैं तो उस बंदे को फ्रीडम, आजादी मिल जाती है कि अपने तरीके से या फिर अपनी थॉट से जो काम करना चाहता है वो कर सकता है। एक कोरेज एक्ट। कोरेज का मतलब होता है दिलेरी दिखाना। जब भी ये डेलीगेशन का काम होता है एक तरह का दिलेरी का एक्ट होता है, क्योंकि जिस पर्सन को चैलेंजिंग जॉब मिलती है उस बंदे को एक तो डर खत्म हो जाता है, फिर वो अपने हिसाब से जो स्किल्स होते हैं उनको यूज करके वो अपना काम कंप्लीट करके देते हैं। आपको भी ऐसा कोई टास्क बोला जाए कंप्लीट करना है तो आपको जब पता होगा प्रेशर नहीं है तो फ्री ऑफ माइंड करना है तो आप इजिली बेस पे उसको कंप्लीट कर लेंगे। फॉरवर्ड थिंकिंग प्रिंसिपल। डेलीगेशन करना होता है हमेशा फ्यूचर को सोचना। हम आगे सोच के चलते हैं भी अगर अपना काम इस बंदे से कंप्लीट कराएंगे तो नया काम कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। सिर्फ काम कंप्लीट करवाना नहीं होता डेलीगेशन, जो हमारा काम चल रहा है उसको कंप्लीट कर देना। डेलीगेशन करने का मतलब होता है कि न्यू प्रोजेक्ट अपने साथ जोड़ने या फिर न्यू हमने अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना या एक्सपेंशन करना जैसे बोलते हैं, वो डेलीगेशन प्रोसेस में हमारे लिए आ जाता है। प्रिंसिपल ऑफ डेलीगेशन। फीचर के बाद हमारे पास डेलीगेशन के मेन प्रिंसिपल क्या है, मींस उसके फायदे या फिर जैसे हम ऑब्जेक्टिव बोलते हैं। सबसे पहले के प्रिंसिपल ऑफ रिजल्ट एक्सेप्टेड।
हमारे पास जब भी डेलीगेशन किया जाएगा हम रिजल्ट्स के लिए बात करते हैं, क्योंकि हमें रिजल्ट सही होते हैं, इसलिए हम डेलीगेशन करते हैं कि अपना काम किसी और पर्सन को छोड़ते हैं। प्रिंसिपल ऑफ पार्टी ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो डेलीगेशन है हमेशा अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ डील करती है। डेलीगेशन करने का मतलब होता है कि आपको किसी बंदे को अथॉरिटी भी दे दी और प्लस उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दे दी है। प्रिंसिपल ऑफ एब्सोल्यूट रिस्पॉन्सिबिलिटी, एब्सोल्यूट रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है ये नहीं कि भी किसी एक पर्सन आपने अथॉरिटी डेलीगेशन कर दिया सभी लोगों को, सिर्फ सिंगल पर्सन जिनको आपने यूनिक माना होता है भी हाँ उन पर्सन को दी जाती है अथॉरिटीज या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी लेवल, इसमें हमेशा अथॉरिटी का लेवल होता है, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लो लेवल। अथॉरिटी जब आपने किसी पर्सन को दी होती है तो वो खुद डिसाइड करेगा आगे उन्हें किन बंदों से काम करवाना है। जैसे मैंने आपको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटी दे दी तो आप डिसाइड करेंगे कि मेरे साथ जो पर्सन जुड़े हैं उनसे मैंने काम कैसे करवाना है, तो आप टॉप में हो जाएंगे, आपके नीचे मिडिल वाला भी होगा, आपके नीचे लोअर लेवल भी आएगा। जैसे कि हम हायर लेवल या कुछ भी फ्रेमवर्क सेटअप कर लेते हैं, हायरार्की लेवल हो गया या वर्टिकल लेवल हो गया, वैसे सेटअप हो जाता है। फिर आपके पास है डेलीगेशन करने के एडवांटेज। एडवांटेज करने क्या होगा डेलीगेशन करने से, इन्होंने तो पॉइंट लिखे नहीं है, आप लोगों को तो पैरा लिख दिया, तो क्या पॉइंट लिखेंगे? हाँ लिख देंगे। फर्स्ट पॉइंट लिख लीजिए रिड्यूस वर्कलोड, दूसरा लिख लीजिए इजिली अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, फुलफिलमेंट ऑफ पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स, इंक्रीज सेटिस्फेक्शन लेवल, इंक्रीज रिस्पॉन्सिबिलिटी लेवल। तो ये सारे पॉइंट हम उसमें लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है भी इश्यू रिगार्डिंग डेलीगेशन। डेलीगेशन करने में समस्याएं क्या होती हैं, मीन्स हमें क्या चीजें सोचनी पड़ती हैं डेलीगेशन। सबसे पहले तो पॉइंट हमारे दिमाग में आता है व्हाट टू डेलीगेट, व्हाट नॉट टू डेलीगेशन। जिस पर्सन के पास वर्कलोड ज्यादा होगा वो पर्सन हमेशा ये सोचता है कि क्या चीज मैं आगे किसी को सौंपूं या क्या कौन सा काम किससे करवाऊं या ना करवाऊं। ये हमेशा देखा जाता है, क्योंकि वर्कलोड में हमें देखना होता है जिस काम में मैं परफेक्ट हूँ मैं वो काम उस पर्सन को दे दूं, जिस काम में मुझे थोड़ी प्रॉब्लम्स है मैं दूसरे पर्सन को वो काम दे दूं। सेकंड पॉइंट आता है टू होम शुड अथॉरिटी टू बी डेलीगेट, किस पर्सन को अथॉरिटी जो है आगे दी जाए, क्योंकि सभी पर्सन को नहीं दी जाती, फिर उसमें हमें स्किलफुल पर्सन फाइंड करने होंगे, या फिर एज पर परफॉर्मेंस या फिर रिव्यू टेक्निक के अकॉर्डिंग हमारे पास रिजल्ट्स हैं हर एक पर्सन के, तो उनमें से हम बेटर फाइंड करके उनको सौंपना चाहेंगे। अदरवाइज ऐसे किसी पर्सन को नहीं बोला जाता, कंपनी में किसी को बुला के बोले भी आपको हमने अथॉरिटी दे दी, वैसे किसी को अथॉरिटीज नहीं मिलती। थर्ड पॉइंट है रेलोकेशन टू दी डेलीगेशन। डेलीगेशन जब करते हैं तो कौन से पॉइंट एक और भी निकल के आते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं भी बेटर परफॉर्मेंस, क्या हमारे पास बेटर परफॉर्मेंस निकलेगी या नहीं निकलेगी, हमेशा माइंड में ये पॉइंट चलेंगे। दूसरा नो ट्रस्ट, हम ये भी देखते हैं भी कोई किसी प्रकार का कोई ट्रस्ट नहीं होता। जब आप कोई किसी पर्सन को जिम्मेवारी सौंपोगे कोई ट्रस्ट थोड़ी होता है, आप उस बंदे को बोलोगे अपनी ये वाली जब अपनी पूंजी मेरे पास जमा करवा दो या पैसे इतने जमा करवाओ, ऐसा कभी नहीं होता। कंपनी में अथॉरिटीज के लिए हमें इन चीजों को फ्री ऑफ माइंड में ही काम करना होता है, हमें हमेशा पॉजिटिव रहना होता है, मीन्स नेगेटिव कभी सोचना ही नहीं होगा। थर्ड पॉइंट सबॉर्डिनेट में गेट क्रेडिट, ये पॉइंट भी हमेशा दिमाग में रहता है कि जो बंदे को मैं अथॉरिटी दे रहा हूँ कहीं वो क्रेडिट ना ले जाए। जैसे एग्जाम्पल बहुत सारे एम्प्लॉइज कंपनी में ये पॉइंट चलता है, अभी लोग सोचते हैं कि मैंने अगर उसको एक काम सिखा दिया तो हो सकता है मेरी नौकरी खतरे में चली जाए, तो ऐसे चीज पॉइंट को भी हमेशा देखते हैं। फोर्थ है कंटिन्यू गाइडेंस डिफिकल्ट, लगातार किसी बंदे को गाइड करना है डिफिकल्ट हो सकता है। लगातार एक बंदे को गाइड करते चले जाओगे आप मान नहीं सकते, क्योंकि आपका काम भी पीछे रह सकता है। हमें वो पर्सन देखना होगा जिसको सिर्फ एक बार काम बता दिया और वो करता चला जाए। हु विल फेस द म्यूजिक, हु विल फेस द म्यूजिक, तो मतलब ये वहां पे गाने गुने चलेंगे ऐसा कुछ नहीं है, मतलब कि अगर कहीं पे गड़बड़ हो गई तो कौन बंदा उसका जवाब देगा, क्योंकि आपने अथॉरिटी आगे दी है तो आपकी अथॉरिटी के प्रति जिम्मेवार तो आप खुद ही निकल के आएंगे। तो हमें ये भी देखना होता है, हम उस बंदे को मान लो कि काम देते हैं उसमें हम ये हमेशा बोल के चलते हैं भी आपको जिम्मेवार में काम करना होगा, प्रॉब्लम आएगी तो आपको खुद ही फेस करनी होगी। फिर है रेलुक्शन टू एक्सेप्ट डेलीगेशन, जिस पर्सन को आप अथॉरिटी सौंपते हैं तो वो भी बंदा हमेशा कुछ ना कुछ उसके दिमाग में पॉइंट चलते हैं। सबसे पहले आता है इजी टू आस्क, वो बंदा की कुछ भी पूछ बोलने के लिए तो बहुत अच्छा है, अभी हाँ मेरे को काम मिल गया अथॉरिटी, क्या ये इजी स्टेप है या नहीं है। हमेशा कोई भी बंदा सोचेगा कि मान लो मुझे कोई न्यू जॉब मिली, आप कहीं भी न्यू कंपनी में कहीं जॉब कीजिए, आपको चाहे बेटर जितना मर्जी एक्सपीरियंस हो अपनी फील्ड में, जब कहीं नई जॉब पे जाएंगे तो कुछ ना कुछ पॉइंट्स हमेशा दिमाग में होते हैं, क्या मैं वहां जाके कोऑपरेटिव बिहेवियर कर पाऊंगा। मेरे से पहले दिन तो यही निकलेगा भी 8 घंटे की ड्यूटी 8 घंटे निकल पाएंगे कि नहीं निकलेंगे, जो काम मेरे को देंगे वो सिंपल होगा या नहीं होगा, चाहे हमें सारा कुछ ही आता हो। वहां पे जाके 10-15 मिनट जब आपको काम मिल जाएगा तो आप सोचेंगे हाँ मैं ये काम कर सकता हूँ, लेकिन स्टार्टिंग में तो हमेशा बंदा इस पॉइंट को सोचता है भी बोलने के लिए सिंपल है, जब करना होगा तो पता लगेगा कैसे वो काम होना है। सेकेंड फियर ऑफ क्रिटिसिज्म, हमेशा क्रिटिसिज्म का मतलब होता है ताने लगना, हमेशा ही डर रहता है बंदा, जो बंदा एक्सेप्ट करता है ना कोई मान लो कोई अथॉरिटी, तो उसके साथ वाले बंदे हमेशा उसको डराएंगे जरूर, जब उसको
धमकाएंगे या कुछ वैसे ताने वगैरह मार सकते हैं भी, अगर कुछ गड़बड़ होगी तो तेरे को ये ऐसा करेंगे, ना हुआ तो भी तेरे को निकाल सकते हैं। तो डर हमेशा माइंड में रहता है। लैक ऑफ इंफॉर्मेशनल रिसोर्सेज, जब हमारे पास कहता है इंफॉर्मेशनल रिसोर्सेज की कमी होती है, मींस मुझे कोई इन्फॉर्मेशन कहीं से लेनी है, मान लो मैं कंपनी में गया, उन्होंने बोला भी आप इंटरनेट वगैरह चला ही नहीं सकते, जो अपना कोई रिकॉर्ड लेके नहीं आ सकते। अगर मुझे कोई प्रॉब्लम हुई तो मैं कैसे, जैसे एग्जाम्पल बोलने, कोई गवर्नमेंट की एग्जाम ही देते हैं तो वहाँ पे क्लियर लिखा होता है ना तो आपके पास वॉच पहनी हो, ना मोबाइल होना चाहिए, ना कोई आपके पास हेडफोन होने चाहिए, कुछ नहीं होना चाहिए। तो हमारे मन में डर हमेशा होता है कि अगर क्वेश्चन ना आए तो फिर मैं क्या करूंगा, फिर तो पता ही है भी JMD करूंगा, JMD मतलब जय माता दी, है ना, तो वो काम हो जाएगा। तो वो चीजें हमेशा माइंड में ही रहती हैं। फिर टू हैवी, हमेशा बंदा अपने आप को हैवी फील करता है। कहीं पे भी चले जाओ, न्यू जॉब अटेंड करनी है, जो बंदे को अथॉरिटी मिलेगी, हमेशा उसका दिमाग भारी भारी रहेगा। हम भी कोई एग्जाम देने जाएंगे, स्टार्टिंग में इतना प्रेशर होता है, जब एग्जाम में बैठ जाएंगे, क्वेश्चन पेपर देख लेंगे, तब वो प्रेशर जो है जाके डाउन होता है। नहीं तो हमारा BP पहले आप हुआ होता है, धड़कन बड़ी होती है, पता नहीं पटाखा पड़ेगा आज, ना भी पड़े तो भी पड़ जाता है कई बार। तो उसके बाद लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, हमेरा लैक जो होता है वो सेल्फ कॉन्फिडेंस हमेशा कम होता है। अपने आप के ऊपर हम अपना कॉन्फिडेंस बिठा ही नहीं पाते, फ्री ऑफ माइंड जाते ही नहीं है, क्योंकि आपको भी कोई काम मिलेगा तो हमेशा दिमाग में रहेगा कैसे पढ़ाया जाएगा, या कुछ क्या पढ़ेंगे। अभी मान लो टीचिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल जाए तो दिमाग में रहेगा, चाहे सब कुछ किया हुआ है फिर भी हमेशा माइंड में रहेगा, अभी मैंने तो पढ़ा खुद नहीं है, क्या पढ़ाऊंगा, बुक पढ़ के जाऊं फिर पढ़ूं। लेकिन फ्री ऑफ माइंड अगर जब काम किया जाता है तो ये सभी चीजें इजिली बेस पे कंप्लीट हो जाती हैं। तो ये थे हमारे पास इश्यू ऑफ डेलीगेशन। कोई पॉइंट ऐसा जो डेलीगेशन में कंप्लीट ना हुआ हो तो पूछ लीजिए। बस है अथॉरिटी। अथॉरिटी का मीनिंग देखो, इन्होंने लिखा भी, जब हम किसी से, कोई बंदे से कोई काम एक्सेप्ट करते हैं तो वो बंदे को बिना किसी हिचकिचाहट के वो काम करना होगा, उसका मतलब होता है अथॉरिटी। आपके पास पावर्स हैं, जैसे एग्जाम, अथॉरिटी का मतलब होता है पावर्स ही होती हैं। आपने किसी बंदे को कोई काम बोल दिया तो वो बंदा वो काम बिना किसी प्लस माइनस पॉजिटिव नेगेटिव सोचे बिना आपके साथ लिए वो काम करेगा, उसको हम बोलते हैं अथॉरिटी। एग्जाम्पल इन्होंने भी दिया है, इफ आई हैव अथॉरिटी ओवर यू आई कैन एक्सेप्ट दैट व्हेन आई मेक ए डिसीजन यू विल गो अलोंग विद दैट डिसीजन। अगर मुझे कहता आपके ऊपर अथॉरिटीज की पावर्स हैं तो जो मैं डिसीजन आपके लिए लूंगा आप बिना कुछ सोचे उस पे आके काम करेंगे। इवन इफ आई डोंट टेक द टाइम टू एक्सप्लेन इफ यू इट टू यू परसुएड यू दैट इट्स नीडेड राइट। चाहे मैं उसके लिए आपको कोई टाइम भी ना दूं, आपको ये सुनना कि ये जो चीज बोल दी गई है वो बिल्कुल सही है, तो उस चीज को हम बोलते हैं अथॉरिटीज। अथॉरिटीज का मतलब यही होता है भी अपनी काम को किसी पर्सन को आपने सौंपा है तो बंदा वो काम आपको कंप्लीट करके देगा। मींस बाकी सभी लोग जो आपके साथ प्रभावित होते हैं, जो आपके साथ जुड़े होते हैं, वो बंदे आपको बिना सोचे काम। कंपनी में हमेशा यही होती है, टॉप मैनेजर जो फिर मैनेजमेंट होगी वो रूल बनाती है, उनका काम क्या होता है वो अथॉरिटीज ही लगाते हैं। जो उन्होंने रूल सेटअप कर दिया वो आपको आगे बता देंगे, उसी रूल के अकॉर्डिंग हमें काम वो करना होता है। एग्जाम्पल लिए, एग्जाम्पल देखो, सपोज ए मैनेजर सोल अथॉरिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। एक मैनेजर है, उसको पूरी ऑर्गेनाइजेशन की सोल अथॉरिटी, मीन सिंगल पर्सन है वो कंपनी को संभालने वाला। मैनेजर हैज द लेजिटिमेट पावर टू सी व्हाट इज द विजन प्लान एंड इन्फोर्स द मैटर डिसाइड बाय हिम। मैनेजर के पास ही एक पावर्स है कि वो देख सकता है उसकी क्या इच्छाएं हैं और क्या कंपनी का ऑब्जेक्टिव जो वो अचीव करवाना चाहता है। हिज वर्क विल बी डन बिकॉज द स्टाफ हैव इम्प्लिसिटली एक्सेप्टेड द मैनेजर डज नॉट नीड टू द पेशेंटली रीजंस। वो इसलिए ऐसा सोचता है क्योंकि उसको पता है जो उनके साथ वर्कर्स जुड़े हुए हैं उनको किसी प्रकार की पेशेंस की जरूरत नहीं है। वो बोलते हैं जो मैनेजर बोलेगा हमें वही काम कंप्लीट करना है। तो वो एक तरह का मतलब क्या हो गया, मैनेजर्स को पता है ना अभी मेरी अथॉरिटी है। आपको भी सेम अपनी कंपनी में आपने जैसे अपने घर में देख लें, हमें अपनी अथॉरिटीज के बारे में पता होता है। जो मैं जैसे मेरे से कोई छोटा भाई बहन होगा तो उसको मैं बोलूंगा तो वो बंदा कर देगा। कई बार ऐसा भी होता है छोटे को बोलो, बोलता है कहाँ से आए भाई, अपना काम खुद कर लो। तो ये चीज का भी गड़बड़ हो जाता है, मतलब वहां पे हमारी अथॉरिटी बिल्कुल ही डाउन हो जाती है। पता है कि हमारी चलती नहीं है, इसलिए चुपचाप हम बैठे रहते हैं घर में। ऐसा भी कोई है? चलिए अभी आगे देखते हैं मीनिंग ऑफ अथॉरिटी। अथॉरिटी इज ए राइट टू दी टेक एक्शन। अथॉरिटी का मतलब क्या है, आपके पास एक राइट होता है कि आप कोई एक्शंस कर सकते हैं। यूटिलाइज ऑर्गेनाइजेशन रिसोर्सेज, ऑर्गेनाइजेशन को रिसोर्सेज को यूज करके ही। एक्शन का मतलब नहीं है कि आपकी मूवी बनाना स्टार्ट कर देंगे, आपको अथॉरिटी मिल गई भी आप मूवी बना लीजिए, तो कोई देखने नहीं आएगा क्योंकि आपका एक्टर नहीं है। अथॉरिटी ये होगी, कंपनी में देखते हैं अथॉरिटीज को, जो कंपनी के रिसोर्सेज हैं, जैसे कि उनका पैसा हो गया, या उनकी लेबर्स होगी, या फिर उनकी मशीन्स होगी, उनको यूज करके आप कोई काम करते हैं, उसको हम बोलते हैं अथॉरिटीज। एंड एग्जैक्ट ओबीडियंस फ्रॉम सबॉर्डिनेट्स, जितने भी आपके साथ सबॉर्डिनेट जुड़े होंगे वो आपके साथ मिलकर ही काम कर रहे होंगे। इट हैज सम इंपॉर्टेंट फीचर, इसके कुछ फीचर्स हैं। सबसे पहला है इट इनेबल्स ए पोजीशन होल्डर टू रेगुलेट द बिहेवियर ऑफ हिज सबॉर्डिनेट्स इन इट्स लेजिटिमेट मैनर।
इससे क्या होता है कि जो सबॉर्डिनेट पर्सन है आपको जो भी मैनर होगा, जैसे आपने कुछ बोला वो वैसे आपको कंप्लीट करके दे देंगे। इट अलाउ द पोजीशन होल्डर मेक ए इन्फोर्समेंट डिसीजन। इन्फोर्समेंट डिसीजन हमें एक इन्फॉर्मेशन अलाउमेंट बोल, या हमें बोल सकते हैं कि आजादी होती है एक तरह की। हम किसी पर्सन को जो भी बोलेंगे वो वैसे हमारे लिए काम करके दे देगा। आप इन्फोर्समेंट मीन्स उस बंदे को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं अपने लिए, वो काम करेगा। इट गिव्स द राइट टू ऑर्डर टू पावर टू एग्जैक्ट ओबीडियंस। आपके पास पावर्स आ जाते हैं कि आप जैसा किसी बंदे से पालना करवाना चाहते हैं वो आपको वैसे करके देगा। आपको बोला जाए कंपनी में 8 घंटे ड्यूटी करनी है तो आप करेंगे। कंपनी में 1 घंटे में इतने आपको प्रोडक्ट बनाने हैं तो आप हमेशा उस कोशिश को करेंगे। ये नहीं कि वो कोशिश नहीं करेंगे इतना प्रोडक्शन करने के लिए, चाहे कम हो लेकिन आपको एक बार तो इतना सोचना पड़ता है। इट रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप बिटवीन सीनियर एंड सबऑर्डिनेट्स। जो आपके साथ सीनियर पर्सन होंगे और जो सबऑर्डिनेट्स होंगे उनमें रिलेशनशिप भी ऑटोमेटिक पे शो हो जाता है, क्योंकि जहां पे अथॉरिटीज होगी वहां पे काम इजिली बेस पे होता चल जाएगा। अथॉरिटी कितने प्रकार की होती है, क्वेश्चन काफी बार उन्होंने पूछ लेते हैं साथ में। सबसे पहले आता है ट्रेडिशनल अथॉरिटी। ट्रेडिशनल का मतलब होता है जैसे कोई पर्सन पहले से दादा परदादा अथॉरिटी में चले आ रहे हैं। जैसे कोई बंदा बोलते हैं एक बंदा सरपंच बन रहा है तो उनके पूरी फैमिली वाले आगे आगे सरपंच बनते चले जाएंगे। कोई एमएलए बन रहा है तो फैमिली वाले आगे चलते चले जाएंगे। सेम उसी को बोलते हैं कंपनी में भी, अथॉरिटी में ट्रेडिशनल। कोई कंपनी का मालिक है, हम ये नहीं बोल सकते मालिक जाके आगे चेंज हो जाएगा, उनके आगे बच्चे आएंगे, बच्चे के आगे फिर बच्चे आएंगे, वो कंपनी ऐसे चलती रहेंगी। या फिर उनके कजन ब्रदर या कुछ भी, उस तरह की अथॉरिटी को हम बोलेंगे ट्रेडिशनल अथॉरिटी। फिर हमारे पास आती है चेयरमेस्टिक अथॉरिटी। इसको हम बोल सकते हैं कि पर्सनैलिटी या फिर पर्सनल, जैसे कि एग्जांपल बोलते हैं भी, किसी पर्सन की एग्जांपल देके कोई अथॉरिटी मिलना, उसको हम बोलते हैं। कोई बंदा जैसे किसी बंदे से प्रभावित हो जाता है, मान लीजिए हमने किसी हमारी क्लास में कोई बच्चा ऐसा है जो जिसकी परफॉर्मेंस सबसे बेस्ट है, तो हम उसको सामने खड़े करके एग्जाम्पल देंगे, तो उस बंदे से जो प्रभावित होंगे, फिर जिस बंदे को अथॉरिटी मिलेगी उसको हम बोल सकते हैं चेयरमेस्टिक अथॉरिटी। फिर है आपके पास लीगल रेशनल अथॉरिटी। लीगल रेशनल अथॉरिटी का मतलब है जैसे गवर्नमेंट के रूल के अकॉर्डिंग आपको अथॉरिटी मिलती है। कंपनी में भी ऐसे ही होगा, अथॉरिटी अलग अलग डिपार्टमेंट में सबको मिलती है, लेकिन उसमें आपका रोल क्या है, आपको वो नॉलेज है काम की नहीं, इस तरह की अथॉरिटी को हम बोलेंगे लीगल रेशनल अथॉरिटी। फिर है टेक्निकल। टेक्निकल का मतलब होगा टेक्नोलॉजी बेस पे अथॉरिटी मिलना। जैसे कोई बंदा आईटी सेक्टर में है तो आईटी सेक्टर वाले को ही मिलने वाली है। कोई बंदा सॉफ्टवेयर डेवलपर है तो उसको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग ही अथॉरिटी आगे मिलने वाली है। फिर है हमारे पास एक्सटर्नल अथॉरिटी। एक्सटर्नल अथॉरिटी का मतलब होता है जब अथॉरिटी आपको बाहर से मिले। एग्जांपल मान लो किसी कंपनी में ओनर्स हैं, जैसे शेयर होल्डर्स हैं जिन्होंने पैसा कंपनी में लगाया हुआ है, वो खुद डिसाइड करते हैं कि किस पर्सन को हमने हायर करना है, किस पर्सन को हमने हटाना है। क्योंकि जिस पर्सन ने पैसा लगाया होगा वो बंदा देखता है मेरा पैसा डूबना चाहिए, तो उस टाइम पे वोटिंग वगैरह जैसे होती है, जैसे हम लोग सेट करते हैं वोटिंग में किस पर्सन को हमने एमएलए बनाना है, किसको म्यूनिसिपल काउंसिलर बनाना है या किसको सरपंच बनाना है। तो अथॉरिटी कहाँ से आती है, वो एक्सटर्नल होती है, तो बाहर से। सेम कंपनी में भी ऐसा होता है, सभी बंदों की सहमति लेके जब किसी बंदे को आगे लिया जाता है तो उसको हम बोलेंगे एक्सटर्नल अथॉरिटी। या फिर आपके जैसे डेप्टर्स या फिर क्रेडिटर्स, उनसे पूछा जाता है कौन सा पर्सन बेस्ट है जिसको हम कंपनी में रख लिया जाए। जहां पे अथॉरिटी के कुछ फायदे हैं वहां पे कुछ नुकसान भी है, दोनों के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं एडवांटेज। अथॉरिटी फिट्स विद ए सुपीरियर नीड्स। अथॉरिटी जो है हमेशा सुपीरियर की नीड्स के हिसाब से फिट बैठती है। मीन जो बंदे हमारे अपर लेवल में होंगे वो जो चाहते हैं उनके अकॉर्डिंग वो काम हो जाता है। वर्क इज प्रोसेस्ड इन ऑर्डिनरी कंसिस्टेंट मैनर थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन। पूरी की पूरी संस्था में, कंपनी में जो एक रूल सेटअप कर दिया जाएगा उसके अकॉर्डिंग अथॉरिटी में काम हो जाता है। इट माइट बी ब्रिंग आउटसाइड डिसिप्लिन अमंग पीपल वर्किंग विद वेरियस लेवल। अलग अलग लेवल में जो भी पर्सन काम कर रहे होंगे सब में क्या है, एक डिसिप्लिन आ जाता है, उनको काम करने का तरीका पता लग जाता है कि कंपनी में इस बेस पे काम होगा। इट माइट बी यूज एट गेट थिंग्स डन क्विकली। अथॉरिटी से क्या होगा, हमेशा यूज तब होती है जब अपने काम जल्दी से कंप्लीट करवाने हो। जैसे मैंने बोला भी, इससे डिसीजन लेने भी बेस्ट हो जाते हैं, इजीली बेस पे डिसीजन भी लिए जाते हैं। फायदे के बाद कुछ नुकसान है। इट इम्प्लाइज रेजिस्टेंस इज नॉट एक्सरसाइज प्रॉपरली। इससे कहता है प्रॉपरली आप एक्सरसाइज बोले परमानेंट काम चलता रहेगा, नहीं होगा। कई बार कुछ बंदे क्यों हैं, गड़बड़ करने वाले भी बीच में निकल जाते हैं। जब किसी बंदे के ऊपर अथॉरिटीज होती हैं तो काम तो करवा रहा होता है रूल्स एंड, कुछ बंदा बीच में ऐसा निकल के आ गया तो परमानेंट या फिर प्रॉपरली आप बोलेंगे मैनेज करवा लेंगे तो नहीं हो पाता कई बार। दूसरा, इट मे बी यूज इन राइट वे। इट माइट बी यूज टू यूज पर्सनल। कई बार तो कहता है हमेशा तो अथॉरिटी सही के लिए यूज ही करते हैं, लेकिन कुछ पर्सन अथॉरिटीज को अपने पर्सनल यूज के लिए भी यूज कर सकते हैं। कुछ बंदे बोलते हैं इससे मेरे को फायदा ज्यादा होने वाला है, तो अथॉरिटी को गलत फायदा भी उठाते हैं। जैसे मैं एग्जांपल बोला, गवर्नमेंट जॉब सबको मिलती है, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको गवर्नमेंट जॉब मिल जाती है जिनको कुछ नहीं आता होता, तो वो भी सिर्फ अपने काम के लिए ही गवर्नमेंट का काम करते हैं। तो इसलिए गवर्नमेंट क्या फिर प्राइवेट सेक्टर में डेवलपमेंट होना स्टार्ट करती है। अभी जैसे गवर्नमेंट आज के टाइम में कर रही है, भी प्राइवेट कर रही है सभी एरिया में। और प्राइवेट करने का मतलब क्या है,
हेड डिपार्टमेंट में वो लोग बैठे हैं जिनको कुछ नहीं आता, लोगों को फेस तक ढंग से नहीं करते हैं वो। तो गवर्नमेंट को लगता है कि जब प्राइवेट हो जाएगा तो प्राइवेट में सबको एक जैसा काम करना होगा तो इक्वल में फायदा हो सकता है। अथॉरिटी अलोन में नॉट गेट रिजल्ट्स, अकेली अथॉरिटी से आप बोलेंगे रिजल्ट ले लेंगे, ये पॉसिबल नहीं है। अथॉरिटी कई बार किसी के ऊपर प्रेशर भी बन जाती है, कई बंदे अपने आप को प्रेशर में समझते हैं तो रिजल्ट्स आपको उसके हिसाब से नहीं मिल पाते। इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ अथॉरिटी माइट प्रूव द डिसऑर्डरनेस ऑफ द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन। मान लीजिए कहता है अथॉरिटी का आप प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल नहीं करते, मीन्स आप भेदभाव करते हैं। डिस्क्रिमिनेट करने का मतलब ये होता है कि भेदभाव करते हैं, तो उसका मतलब ऐसा है कंपनी में आपको नुकसान ज्यादा हो सकता है। When authority is used as a whip, people tend to ignore, discount, depreciate the person using the same. जब कहता है आप अथॉरिटी को एज ए whip का मतलब होता है कि एक अपने पावर के अकॉर्डिंग समझना स्टार्ट कर देते हैं, तो लोग क्या आपसे दूर हटना स्टार्ट हो जाते हैं। आप समझते हैं कि आप ही अलग हैं, आपसे बना कोई है नहीं, तो उस टाइम पे फिर समझते हैं कि उस बंदे को हटाना ही जरूरी समझते हैं। तो ये अथॉरिटी का हमें डिसएडवांटेज भी हो सकते हैं। अथॉरिटी के बाद हमारे पास आ रही है पावर। पावर का मतलब होता है शक्ति। शक्ति मतलब ये नहीं थी किसी भी बंदे को उठा के कंपनी में कहीं भी उठा के पटका के फेंक देना भी चलो ये पावर हमारे पास है, ऐसी शक्ति कंपनी में कभी नहीं देखी जाएगी। चाहे आप जिम भी लगाते हैं, किसी की हड्डियां भी तोड़ते हैं, कंपनी में हड्डियां तोड़ने का काम कभी नहीं होगा। पावर्स की बात करते हैं, एक जर्मन सोशोलॉजिस्ट है मैक्स वेबनर, वो बोलता है प्रोबेबिलिटी द वन एक्शन विद इन ए सोशल रिलेशनशिप विल पोजीशन टू कैरी हिज ओन विल डेस्पाइट रेजिस्टेंस। मींस अगर किसी के काम करवाने के लिए आपने करें और वो आपका काम करवा ले तो उसको हम पावर बोलते हैं। मींस आपने किसी पर्सन को बोला कि ये काम करना है और वो आपके लिए काम कर देता है, मींस अपना काम आप करवा लेते हैं एक प्रोबेबिलिटी बेस पे। प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है? संभावना। पावर्स का मतलब होता है इन्फ्लुएंस दी अदर्स, दूसरे लोगों को प्रभावित करना, वो हमारे पास पावर्स होती हैं। किसी का हम दिमाग जैसे यूज करके हम किसी के इन्फ्लुएंस करते हैं ना, उसका माइंड कैसा सोचता है उस बंदे को वैसे समझा दिया जाए, तो वैसे इस तरह पावर जनरेट होती है। तो पावर्स का मतलब यही हम समझेंगे इन्फ्लुएंस द बिहेवियर ऑफ अदर्स। आप अपना काम कंप्लीट करवाना चाहते हैं, जिस तरह मर्जी उस बंदे को प्रभावित करके करवाएं कंपनी में, तो वो पावर्स कंपनी में होनी जरूरी है। कहता है अगर कंपनी में ये पावर्स नहीं होंगी, क्योंकि मैनेजर्स मोस्टली क्या करते हैं, जैसे हम बोल सकते हैं कि विंडो ड्रेसिंग करना। विंडो ड्रेसिंग समझ हो ना, ऊपर से कुछ भी दिखाना और अंदर से कुछ और निकल के आना, ये कंपनी में मोस्टली ज्यादातर होता है। दिखाते कुछ और है, करना कुछ और होता है। तो ये हर एक मैनेजर्स के पास कैपेबिलिटी होनी चाहिए, ये पावर्स वाली भी, मींस इन्फ्लुएंस करने वाली। अगर वो आपको इन्फ्लुएंस नहीं कर पाता है ना अपने काम के प्रति, तो फिर मैनेजर्स में ये गुण होना जरूरी है। तो मैनेजर्स प्रॉपर तरीके से काम कभी भी कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। तो मैंने इसके बाद इन्होंने लिखा भी टाइप्स ऑफ पावर्स। पावर्स होती जो है कितने प्रकार की हैं। सबसे पहले है रिवॉर्ड पावर, मोस्टली कंपनी में यूज की जाती है। आप लोगों को काम करवाने के लिए रिवॉर्ड्स रखे जाएंगे, ये काम इतने टाइम पे कंप्लीट करोगे तो बोनस ज्यादा मिलना है, जैसे कि बोलते हैं ओवर टाइम भी आपको मिल सकता है, या फिर एक्स्ट्रा पैसे आपको मिलेंगे काम करने के लिए। तो ये पावर्स हमेशा कंपनी में यूज होती हैं। दूसरा है कोर्शिप पावर। कोर्शिप पावर का मतलब होता है जब किसी बंदे को दबाव में लेके आना, मीन्स डरा के काम करवाना। अगर आज ये काम नहीं किया तो शाम को डंडे पड़ने वाले हैं। स्कूल टाइम में जैसे यूज होता था, डर होता ही था, अभी तो है नहीं। अब तो टीचर डरते हैं मारने के लिए, मारेंगे तो हमें कहीं कोर्ट में न ले जाएं, 2 दिन थाने में न रहना पड़ जाए। पहले बहुत डर होता था बच्चों के मन में, स्कूल जाने से ना पता होता था भी कल टेस्ट है, तो कोई लोग तो जाते ही नहीं थे, हमारे में भी ऐसा। उसके बाद हमारे पास कोर्सिस पावर के बाद हमारे पास आ रही लेजिटमेट पावर्स। लेजिटमेट पावर का मतलब होता है जब हमें लीगल एक पोजीशन के अकॉर्डिंग पावर मिल जाती है। एक बंदा मान लो कंपनी में पता है भी सेक्रेटरी है, कंपनी में जैसे मर्जी हम बातें कर रहे हो, जैसे यहाँ पे भी पावर लेजिटमेट है, आप अभी बातें कर रहे हैं, अभी गुलशन सर आ जाए, आपकी बातें सभी बंद हो जाती हैं। तो एक तरह की उसको लेजिटमेट पावर बोल सकते हैं एग्जांपल के तौर से। फिर नहीं बोलेंगे, फिर तो मेरी तरफ ही देखेंगे, या सर को तो देखेंगे नहीं, जब अपनी बुक से ऊपर निगाह नहीं उठने वाली, देखते रहो नीचे। अगर सर ने कुछ बोल दिया तो क्लास में कुछ भी गड़बड़ हो सकती है। तो एक तरह की पावर्स को हम बोलेंगे लेजिट, मीन्स हमें पोजीशन के अकॉर्डिंग जब पावर मिल जाती है। फिर उसके बाद है इन्फॉर्मेशनल पावर। इन्फॉर्मेशनल पावर का मतलब जिस पर्सन के पास सिर्फ इन्फॉर्मेशन देने का काम होता है, वो इन्फॉर्मेशन देगा और उसकी इन्फॉर्मेशन सभी लोगों को माननी पड़ती है, क्योंकि वो टॉप मैनेजमेंट से आता है। जैसे एग्जांपल, कोई कोर्ट में हम जाते हैं, वहां पे क्या है, लाइन में लगे होते हैं लोग, सबका नंबर एग्जाम टाइम से नहीं लगता, अंदर से जो पीएन वगैरह निकल के आएगा वो आवाज लगाता है, फिर हमें अंदर जाना पड़ता है। तो उसके बाद मतलब क्या होता है, इन्फॉर्मेशन पावर होती है। हम उस बंदे को पीएन नहीं मान सकते, हमें हमारे लिए तो एक तरह का भगवान का रूप भी होता है, हमारा टाइम से वो काम कंप्लीट करवा दे। सेम कंप्लीट कंपनी में भी ऐसे पर्सन होते हैं जो इन्फॉर्मेशन देने के लिए होते हैं। जैसे हम बोले क्वालिटी मैनेजर्स जो रखे होते हैं, या फिर सेफ्टी मैनेजर्स वगैरह जो रखे होते हैं।
वो आपको इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे, आपको उनका काम करना ही होता है। आपकी सेफ्टी के लिए बोलेंगे इक्विपमेंट डालो तो आपको डालने पड़ते हैं, अदरवाइज वो कंपनी में आपको बोल दें कि आपके ऊपर जुर्माना लग सकता है, कुछ भी लग सकता है। फिर है हमारे पास रेफरेंट पावर। रेफरेंट पावर का मतलब जब हम किसी पर्सन को रेफर करके दिखाते हैं, किसी पर्सन को आगे ले आए, उस पर्सन को आगे दिखाने के लिए फिर दूसरे बंदे को प्रभावित करना, मानिए किसी बंदे को आगे एज पर एग्जाम्पल दिखाना, जब किसी पर्सन की परफॉर्मेंस को मेजर करवा के आपने किसी को समझाना, तो इस तरह की रेफरेंट पावर हो जाती है। ये भी किसी हर एक पर्सन के पास काम नहीं होता। किसी बंदे की एग्जांपल लेके दूसरों को तो इजीज करना, वो काम हमेशा कोई पर्सन नहीं कर पाता। आपके पास वर्डिंग लेवल वैसा होना चाहिए तो आप वो काम इजिली बेस पे कर सकते हैं। फिर है एक्सपर्ट पावर। एक्सपर्ट पावर का मतलब जो अपने काम में नॉलेज होती है, उसका काम कोई और बंदा नहीं कर पाता। मोस्टली जैसे हम बोलें, जैसे CNC मशीन्स होगी, या IT डिपार्टमेंट में पर्सन हैं, या ये जो बनाते हैं, कोई जहाज वगैरह बनाते हैं, जब हम वगैरह बनाते हैं, सबके पास वो पावर्स नहीं है। आप बोले मैं घर बैठ के ऐसे बना दूंगा, नहीं बनाएंगे। आप घर में बैठ के बम नहीं बना सकते। बनाएंगे तो पता मेरे को बता देना, पहले मैं उठाऊंगा तुम्हें, या फिर सामने वाले डंडे पुलिस स्टेशन में पड़ेंगे, ठीक है। उसके बाद है डिफरेंस बिटवीन अथॉरिटी एंड पावर्स। अथॉरिटी एंड पावर में डिफरेंस क्या हो सकता है आपके हिसाब से, क्या होगा अभी? ये पॉइंट ठीक है, अभी अथॉरिटी को आप डेलीगेट कर सकते हो, पावर को डेलीगेट नहीं कर सकते। पावर से क्या है, आप चेंजेस को अफेक्ट कर सकते हैं। अथॉरिटी से क्या होता है, आपको सेटअप करना होता है काम, डिसीजन बनाएंगे और आगे वो लोग उसको मानेंगे। मींस पावर से आप कुछ भी चेंजेस कर सकते हैं। पावर से मींस किसी को काम को चलते हुए आप चेंजेस कर सकते हैं, लेकिन अथॉरिटी में क्या होता है, रूल बन जाते हैं, रूल्स के अकॉर्डिंग सभी को काम करना पड़ता है। ये डिफरेंस इन बुक में यही चीजें बताई हुई हैं आपके पास। एग्जाम्पल्स ऑफ वाइल अथॉरिटी रेस्ट ऑन अजम्पशन दैट द पर्सन इज विलिंग टू ओबे। अथॉरिटी में क्या होता है, हम मान के चलते हैं कि पर्सन हमें हमारी आज्ञा मानने के लिए रेडी है। एंड एक्सेप्ट द राइट ऑफ पर्सन ड्यूरिंग एक्सेप्ट कंप्लेन। जो चीजें हम बोलेंगे वो बंदा वो काम करेगा। लेकिन पावर में ऐसा नहीं होता। पावर में आप बोल रहे किसी बंदे को डरा धमका के बोल दें भी ये काम करना है, हो सकता है अगला बंदा आपसे भी ज्यादा पावरफुल हो, पता लगा उसी टाइम पे आपको 1-2 लगा दी उसने, सारी पावर खत्म होगी, तो फिर उस टाइम में गड़बड़ हो जाएगी। दूसरा उन्होंने बोला भी पावर इज एबिलिटी टू अफेक्ट चेंज वाइल द अथॉरिटी इज राइट टू मेक एनी गिवन डिसीजन। पावर से क्या होता है, हम कुछ भी अफेक्ट कर सकते हैं, कुछ चेंज कर सकते हैं, लेकिन राइट अथॉरिटी से क्या होगा, डिसीजन हम सिर्फ दे सकते हैं अपना। तो ये डिफरेंस उन्होंने दी है। एग्जाम्पल लिया, एन आर्म्ड रॉबर हैज ए पावर बट नॉट अथॉरिटी। इसका मीनिंग समझते हो? आर्म्ड रॉबर का मतलब क्या होता है? एग्जाम्पल जिस बंदे के पास कहता हथियार है, एग्जाम्पल चाहे आप ही हैं, आपने कोई बंदूक रखी हुई है, आपके पास पावर है भी रख सकते हैं, लेकिन अथॉरिटी नहीं है कि आप उसको चला लेंगे। गवर्नमेंट की परमिशन की बिना कोई, जैसे एग्जांपल कोई पुलिस में भर्ती होता है, बंदूक तो जरूर टंगी होती है, उसके पास अथॉरिटी नहीं होती कि भी चला दो जब मर्जी। हाँ, कुछ ऐसी कंडीशन आ रही है तो वो चलाते होते हैं, अदरवाइज वो नहीं चला सकते, ठीक है। ए टीचर हैज अथॉरिटी ओवर द पीपल्स बट नॉट ए रियल पावर। टीचर को अथॉरिटी होती है कि जो उसके साथ बच्चे पढ़ रहे हैं उनके ऊपर अथॉरिटी है, भी उनको आज्ञा दे दे ये काम करना है। पावर नहीं है भी मार धमाका के कुछ भी काम कर लें। बहुत डर लगता है आजकल तो, नहीं तो पहले डंडा लेके बैठते थे। मैं भी तक, मेरा भी बहुत मन था कि डंडा लेके पढ़ाऊं किसी को, लेकिन वो सारी खत्म ही हो गए वो शौक, है ना। नेक्स्ट टॉपिक जो साडे कोल हैगा होएगा स्टाफिंग एंड कोऑर्डिनेशन। बस कर दो, आज मुड़े वापिस। स्टाफिंग में सब तो पहला साडे कोल आ रहा है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का मतलब की होंदा है कंपनी दे विच कोऑपरेशन लेवल या फिर कोऑर्डिनेशन लेवल लेके आना, मीनस उत्साहित लेवल लेके आना। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट कंपनी हमेशा करती है। हर एक कंपनी ਦੇ ਵਿੱਚ HR डिपार्टमेंट हमेशा ਹੁੰਦਾ है। कोई भी बिजनेस इन्वायरमेंट देख लो तो HR डिपार्टमेंट ऑलवेज होगा। HR डिपार्टमेंट अगर कंपनी नहीं है तो कोई कंपनी बेटर तरीके नाल नहीं चल सकती। मान लो कोई सिंगल पर्सन के मैं बिजनेस प्रॉपर तरीके नाल चला लूंगा, वो भी जिदी वायबिलिटी ज्यादा है, मीनस उत्थे काम दा बर्डन ज्यादा है, तो उत्थे HR होना जरूरी है। HR डिपार्टमेंट की करता है साडे कोल कहंदा, देखो की काम करते हैं ने कलेक्शन ऑफ दोस मैनेजर एक्टिविटी दैट दी एक्सेप्ट विद ह्यूमन रिसोर्सेज लाइक प्लानिंग, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ओरिएंटेशन, ट्रेनिंग, अप्राइजल, मोटिवेशन, रेम्यूनरेशन एक्सेट्रा। किहड़े बंदे रखने ने, किहड़े हटाने ने, किनू परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग रिवॉर्ड सिस्टम लेके आना है, किनू किस तरह मोटिवेट करना हैगा। जो उस तो इलावा सैलरी की सैटअप करनी हैगी ने। ओरिएंटेशन का मतलब क्या होता है, टाइम एक जगह तो दूसरी जगह ते चेंज करना हैगा, ठीक है। जिवें ਅਸੀਂ लैंडस्केप पोर्ट्रेट करते हैं, ओरिएंटेशन ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ। टाइम थोड़ी काम करने मूड ਨੂੰ चेंज करना, उसी तरह ओरिएंटेशन कहते हैं। ये सारे काम जो है HR ईजिली बिजनेस करती है। इट एम्स टू डिवेलपिंग पीपल थ्रू वर्क। काम ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨਾ, ਮੀਨਸ ਉਹਨੂੰ ਨਿਪੁੰਨ ਕਰਨਾ ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਈਜ਼ੀਲੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਹ HR ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ HR ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮੇ ਵੀ प्रॉफिट लेवल थोड़ा डाउन हो सकता है, लेकिन HR जितने काम होना तो प्रॉफिट लेवल इजीली बेचना, क्योंकि रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी सेटअप सारा काम वही कर देते हैं।
Human resource management policy are vital for the organization that serious about resolving planning issue, finding human resources solutions. ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਲਿਸੀ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਵਾਈਟਲ ਮੀਨਸ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਲੈਵਲ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਐਚਆਰ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਇਟ ਫੀਚਰ ਇਨਕਲੂਡ ਕਿਹੜੇ ਫੀਚਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਜੋ ਐਚਆਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੈਕਿੰਡ, ਪਰਸਨਲ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਪਰਸਨਲ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਪਰਸਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੀਨਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ EMPLOYE, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਦਾ ਹੈਗਾ, ਪਲੱਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਸੈਲਰੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਨੀਡਸ ਨੇ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ ਐਚਆਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਮੈਨ ਪਾਵਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਐਚਆਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਐਚਆਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਉਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਪਰਸਨ ਕਿਸ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਊਗਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਡਿਸਾਈਡ ਇਹ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਗੇਟ ਵਾਲੀ ਦਿਸ਼ਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਉਹਨੂੰ ਬਾਰੋਂ ਬਾਰੀ ਮੋੜ ਦੋ, ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਹੋਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਐਚਆਰ ਦੀ ਹੀ ਪਾਵਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਹੈ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਮੀਨਸ ਆਪਣੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੈਟਅਪ ਕਰਨੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਚੇਂਜਿਸ ਹੈ, ਮੀਨਸ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਸਾਫ ਸਫਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਬੈਟਰ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਵੀ ਐਚਆਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਰੀਸੈਂਟ ਟ੍ਰੈਂਡਸ ਇਨ ਐਚਆਰਐਮ, ਹਿਊਮਨ ਰਿਸੋਰਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੀਸੈਂਟ ਟ੍ਰੈਂਡ ਕੀ ਨੇ, ਮੀਨਸ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਜੋ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਈ ਹਿਊਮਨ ਰਿਸੋਰਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ। ਹਿਊਮਨ ਰਿਸੋਰਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕੀ ਹੈ? ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ EMPLOYEES ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀ ਹੈ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੈਟਅਪ ਜਿਵੇਂ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਜੋ ਹੈ ਮੋਸਟਲੀ ਹਰ ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। EMPLOYEES ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਿਸਟਮ ਬੇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੀਨਸ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਆਫਿਸ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਹੈੱਡ ਆਫਿਸ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਬਾਕੀ 4 ਜਗ੍ਹਾ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਐਚਆਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਖੋਲ੍ਹੇ ਨੇ ਹੋਏ, ਐਚਆਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਬੇਸ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਜਿਵੇਂ ਆਨਲਾਈਨ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਦੇਣੀ, ਨਵਾਂ ਕੁਝ ਚੇਂਜਸ ਆਈਆਂ ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਚੇਂਜਸ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਦੇਣੀ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਹਿਊਮਨ ਰਿਸੋਰਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕਰੂਟਿੰਗ, ਸਟਾਫਿੰਗ ਸਭ ਕੁਝ ਆਨਲਾਈਨ ਹੀ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਕੈਜ਼ਾਨ, ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੈਜ਼ਾਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਡ ਯੂ ਨੋ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਕੈਜ਼ਾਨ। ਕੈਜ਼ਾਨ ਇੱਕ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਜੈਪਨੀਜ਼ ਵਰਡ ਹੈਗਾ, ਮੀਨ ਜਾਪਾਨ ਦਾ ਵਰਡ ਹੈਗਾ। ਜੈਪਨੀਜ਼ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ ਇਹੀ ਸੋਚਦੀਆਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਅਰ ਲੈਵਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਰਸਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਲਵੇਜ਼ ਅਪਲਿਫਟ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੰਪਨੀ ਉੱਪਰ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੈਪਨੀਜ਼ ਵਰਡ ਹੀ ਕੈਜ਼ਾਨ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕੈਜ਼ਾਨ, ਮੀਨਸ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਟਾਈਲ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕੈਜ਼ਾਨ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਨੋਟ ਏ ਫਾਈਨਲ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਂਡਲੈਸ ਜਰਨੀ, ਮੀਨਸ ਅਸੀਂ ਕੁਆਲਿਟੀ ਚੇਂਜ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਐਂਡਲੈਸ ਜਰਨੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਜਰਨੀ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੈਟਅਪ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਟਾਈਪ ਆਫ ਲੈਵਲ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੋਚ ਉਹ ਚੇਂਜ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੈਜ਼ਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਇਨ ਐਚਆਰਐਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੈ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਯੂਜ਼ ਹੋਣ ਲੱਗੀ। ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਜ਼ ਹੋਣ ਲੱਗੀ, ਕੋਈ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਸਕਦੇ हो? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में क्या टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं? पहले जो सारा काम था भाई हाथों से ही होता था, आज के टाइम में कंप्यूटर सिस्टम जैसे यूज हो रहे हैं, वो एक तरह की टेक्नोलॉजी है। ऑनलाइन सिस्टम में रिकॉर्डिंग हो रहा है सभी का, आप जब मान लो किसी कंपनी में अटेंडेंस लग रही है, पहले बुक्स लिखते थे, अभी क्या है कार्ड सिस्टम बन गए हैं, जाओ कार्ड पंच करो, नहीं तो फिंगरप्रिंट लग जा रहे हैं, नहीं तो क्या गेट पे सेंसर सिस्टम जैसे सेटअप हो गए हैं, आप एंट्री करेंगे आपकी अटेंडेंस लग जाएगी। बहुत सारा ऐसा फेस रिकॉग्नाइजेशन हो गया, जैसे फेस आईडी भी जैसे अभी बंद हुआ था ना पीछे लॉकडाउन में, कहते थे फिंगरप्रिंट लगाने ही नहीं है तो बायोमेट्रिक बंद कर देते उन्होंने, कहा आपकी आंखों को भी चेक कर लेते थे, आग सामने खड़ा होना है, तो उस तरह ये सारे ट्रेंड्स जो है टेक्नोलॉजी के एचआरएम में आ चुके हैं, तो ये सारी कंपनी इस चीज को आगे लेके आ रही है इसको लेने के। लेकिन टेक्नोलॉजी के लिए कहता कुछ चीजों की जरूरत है। सबसे पहले क्या लिखा पॉइंट्स, न्यू स्किल रिक्वायर्ड। अगर कहीं पे टेक्नोलॉजी है तो वहां पे स्किल नहीं चाहिए होती है, वहां पे उस तरह के बंदे भी चाहिए होते हैं। दूसरा डाउन साइजिंग का मतलब बहुत सारी जब कंपनीज में डाउन साइजिंग भी आ जाती है ऐसे टेक्नोलॉजी की वजह से। कैसे? मीन्स जॉब्स जो है कम हो जाती हैं, जो बंदे पहले 5 बंदे काम कर रहे थे वहां पे एक बंदा ही कंप्लीट कर लेता है, तो डाउन साइजिंग भी आ जाती है किसी कंपनी में। कोलैबोरेटिव वर्क, हमेशा जब टेक्नोलॉजी आएगी तो कोलैबोरेटिव वर्क होता है। कोलैबोरेटिव मीन्स मिलके काम करने वाला ही होता है। अगर किसी बंदे को काम आता है तो उसको बंदे को रखना होगा, दूसरे को समझाने की जरूरत भी पड़ती है। टेली कम्युनिकेटिंग भी हमारे साथ इसमें होनी चाहिए, मीन्स ऑफिस टू होम हम कहीं भी फ्री नहीं होने चाहिए। आज के टाइम में तो मोस्टली जितने जो लोग मार्केटिंग में काम करते हैं उनके लिए घर ही एक तरह का ऑफिस ही होता है। उनको तो सुबह उठते ही कॉल पहुंच जाती है, अभी आज दिन के ये ऑब्जेक्टिव है। जब कई बार बंदा नहा रहा होता है उसकी वाइफ भी बोलती लो भाई फोन आया है, रहने दो तुम नहाओ मत बाहर आओ,
क्या पता कंपनी में लेने ना रखे हो बाहर, तो ऐसा काम भी चलता है आज के टाइम में। मीन्स टाइम नहीं है हर एक बंदे के पास, तो टेली कम्युनिकेटिंग ऑलवेज चलती रहती है। घर पे भी नहीं रहने देते हैं, बहुत सारी प्राइवेट कंपनी ऐसे भी हैं, मैंने तो देखे भी हुए हैं एग्जाम्पल्स। अगर मार्केटिंग लाइन में कोई पर्सन है तो आगे आगे जाके ऐसे समझ आ जाएगी। तो कैसे मीन्स बहुत सारे प्रेशर्स होते हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी के बेस के हिसाब से काम चल रहा है। लोगों को समझना पड़ता है मार्केट में लोगों का टेस्ट कैसे चल रहा है, क्या चीज़ वो मांगते हैं, उनके नीड्स को कैसे कंप्लीट करना है। तो उसके लिए जरूरी होता है कि जिन बंदों ने काम किया उनके ऊपर प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाता है। इंटरनेट और इंट्रानेट रेवोल्यूशन, आज के टाइम में जो इंटरनेट और इंटरनेट का मतलब क्या हो गया, बहुत सारे लोग जो अपने पास इंटरनेट वगैरह लगाते हैं, या तो वाईफाई सिस्टम में काम कर रहे हैं। तो ये सारी फैसिलिटीज हमारे एचआर में आ चुकी हैं, ये मॉडर्न ट्रेंड के बेस पे ही आई हैं। ठीक है, फिर हमारे पास आए इकोनॉमिक चैलेंजेस। इकोनॉमिक चैलेंजेस का मतलब क्या होता है, नाउ डेज में हम मान के चलें आज के दिन में इकोनॉमिक चैलेंज का मतलब पैसे का देखना, ये भी हमेशा चैलेंज होते हैं किसी कंपनी के लिए। अगर किसी कंपनी में कहता कोई भी पर्सन है, गुड्स हैं, कैपिटल इन्फॉर्मेशन कुछ भी देखें, ये पूरी ग्लोबली अराउंड मूव हो रहे हैं। पैसा कभी एक जगह पे टिकता नहीं है, पर्सन कभी एक जगह पे टिकता नहीं है, या फिर किसी के पास जो एसेट्स हैं वो एक जगह पे नहीं टिकेंगी। तो ये एक तरह के इकोनॉमिक चैलेंजेस है ना किसी भी बिजनेस के लिए। इन चीज़ों को मेंटेन करना जरूरी है। तो इन चीज़ों को मेंटेन भी हमारी एचआर डिपार्टमेंट करती है, क्योंकि एचआर डिपार्टमेंट हमेशा एम्प्लॉयज़ की टर्नओवर को कम करने की कोशिश करती है। जो उनके पास पैसा होता है उसको बेटर तरीके से यूज़ करना। ये नहीं कि अपनी मनमर्जी चलो भी आज पार्टी कर लेते हैं, कंपनी के पास बहुत पैसा है, प्रॉफिट ज़्यादा होगा तो पार्टी करना, इस तरह से मैनेज नहीं करते हैं। उनको देखना होता है कि हमने किस तरह मैनेजमेंट करती है। जब आपके टाइम में वैसा आएगा, कहीं पे आप मैनेजमेंट में आएंगे तो अपने आप को मैनेज करना स्टार्ट कर देंगे। अब भी नहीं करेंगे तो जब शादी हो जाएगी फिर तो मैनेज करना ही पड़ेगा। जितनी सैलरी होगी उसके अकॉर्डिंग खर्चे करने पड़ेंगे। अभी तो कोई बात नहीं, चाहे पटाखे चला लो वो भी चल जाएंगे, छुपा लो तो भी चल जाएंगे, दिवाली पे अपने पटाखे भी बजेंगे, वो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वर्क फोर्स डाइवर्सिटी। वर्क फोर्स डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है, अभी जब हमारे पास जो काम करने वाले बंदे हैं कोई अलग दिशा में सोचने की सोचते हैं, ये भी एचआर डिपार्टमेंट इस चीज से भी डील करता है। लेबर जब कंपनी में आएगी ना, वो हर एक अपने मोटिव के साथ आएगी। एक या 2 महीने तो उनको अच्छा लगता है कंपनी में, अगर उनके हिसाब से काम उनको नहीं लगता है तो फिर आगे बढ़ना वो स्टार्ट कर देते हैं, मीन्स चेंजेस में आना स्टार्ट कर देते हैं। इन चीज़ों को मेंटेन भी एचआर डिपार्टमेंट ही करते हैं। टाइम टू टाइम ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, या फिर उनके लिए रिवॉर्ड सिस्टम लेके आना, उनको मोटिवेशन में लेना, या फिर उनको ऐसे पावर्स में यूज करना कि ताकि वो कंपनी छोड़ ही ना सके। क्योंकि हर एक कंपनी को ये होता है कि मोस्टली एग्रीमेंट भी ऐसे बहुत सारी कंपनी लिखवाते हैं, आजकल तो वैसे टाइम नहीं, लेकिन फिर भी बोल देते हैं भी आप साइन कीजिए, कम से कम 3 साल तो कंपनी में रहेंगे, इससे पहले नहीं छोड़ सकते। वो सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि जब तक काम सिखाना तब तक अगर बंदा चला गया तो नया बंदा फिर गड़बड़ हो जाएगी। तो एचआर डिपार्टमेंट इन चीज़ों के साथ हैंडल जरूर करता है ताकि वर्क की जो लेबर टर्नओवर है उनको कम किया जाए। जो एम्प्लॉय आज आया है वो हमारे साथ सेटिस्फाइड रहे, उसके साथ फैमिली बिहेवियर बना के रखना ताकि वो मेंटेन कर सकते हैं हमारे साथ अपने आप को। अगर वो अपने आप को एंटरटेन नहीं कर पा रहा ना कंपनी में, तो वो बंदा आपको छोड़ के जाएगा ही जाएगा। जैसे इन्होंने बोला भी, चेंजेस इन एम्प्लॉय रोल्स एंड देयर वैल्यूज। कंपनी में काम करने का जो उसका रोल होता है उसको चेंज करना, जो उसकी वैल्यू कई बार चेंज हो जाती है बंदे की, तो गड़बड़ हो जाती है। मैनेजिंग इंटरनेशनल वर्कफोर्स। कई बार मान लो बंदा हमारे पास इंटरनेशनल आ गया, कंपनी में हमें जरूरत पड़ी बाहर का बंदा आ गया, बाकी बंदे उसको समझ ही नहीं पा रहे, उसको कैसे मैनेज करेंगे। वो तो अपनी लैंग्वेज में फटाफट बोलते चले जा रहे हैं, बाकी सब बोल रहे हैं, फिर गड़बड़ हो जाएगी। सर लाने का फायदा क्या होगा, सिर तो हिल ही रहा है, पता रहे हिलाते रहो, कई बार दर्द भी होने लग जाएगा सर में, उसका कोई फायदा नहीं होने वाला। तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स निकल के आती हैं वर्क फॉर डाइवर्सिटी में, इन सभी चीज़ों को डील भी एचआर डिपार्टमेंट ही करेगा।